जीके मस्ती में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज मौर्य काल का जो चौथा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम पांचवा टॉपिक और पांचवें का पहला भाग मौर्य उत्तर एवं गुप्त पूर्व काल, मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल यानी 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक, 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक का जो काल है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें आज 40 क्वेश्चन होंगे और शुंग, कंड एवं सातवाहन राजवंश के बारे में बताएंगे और विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन इसके बारे में भी बताएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल का पांचवें टॉपिक का पहला। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की 185 ईस्वी पूर्व में स्थापना की थी। देखिए मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने राज्य स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग जो था मौर्यों का सेनापति था और इसी ने जो बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की। ये पहले सेनापति भी था मौर्यों का। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग यानी 184 ईस्वी पूर्व में बना, 184-85 में। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा वसुमित्र यानी यवनों का हराया था। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा वसुमित्र जिसने यवनों को हराया था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत भाषा और ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना भी की गई। पुष्यमित्र शुंग वंश के काल में ही कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। कालिदास का जो एक नाटक है मालविकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र था। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। इसी काल में बरहुत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ है। बरहुत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को उसके आमत्य वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में हत्या करके कंड वंश की स्थापना की। जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उसका जो सेनापति प्रधानमंत्री यानी आमत्य वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में हत्या करके कंड वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश फिर कंड वंश आ गया। सुशर्मा कंड वंश का अंतिम शासक था जिनकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी। अब कंड वंश का जो अंतिम शासक है सुशर्मा, उसकी जो हत्या थी सातवाहन वंश का जो शासक था सिमुक ने कर दी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईस्वी पूर्व में की। 70 में 73 ईस्वी पूर्व में कंड वंश स्थापित हुआ और 30 ईस्वी पूर्व में सातवाहन राजवंश स्थापित हुआ। सातकर्णी प्रथम के बारे में नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम के बारे में नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। सातकीर्ण
सातकर्णी जो है प्रथम ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। गाथा सप्तसती एक रचना है। गाथा सप्तसती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने, हाल कवि एवं साहित्यकार भी था। तो गाथा सप्तसती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की, या प्राकृत भाषा का ग्रंथ है गाथा सप्तसती। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र ने वेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसने वेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन गौतमी पुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। नागार्जुन जो शून्यवाद के संस्थापक थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से हुआ था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से हुआ था। पुत्र पुलमावी से हुआ था रुद्रदामन की पुत्री का विवाह। अगला पॉइंट है, पुलमावी ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की। पुलमावी ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे करसापण कहा जाता था। चांदी और तांबे के सिक्कों को करसापण कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागा अर्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण तथा कार्ले के चैत्य का निर्माण सातवाहनों ने कराया। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागा अर्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण तथा कार्ले के चैत्य का निर्माण सातवाहनों ने कराया। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिलते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी एक राजा था, उसके सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड़ कटक नामक नगर की स्थापना भी की थी। वेड़ कटक उपाधि भी इसने धारण की थी और वेड़ कटक नामक नगर की भी स्थापना की थी। सातकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। सातकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण का पुत्र भी कहा गया है। सर्वमान्य तौर पर सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को माना गया है। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिण अधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता है। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। सातवाहनों के उत्तराधिकारी नासिक, बारार, उत्तरी कनारा, दक्षिणी पूर्व। मतलब उत्तराधिकारी जैसे नासिक जो था उसकी नासिक का उत्तराधिकारी अभीर था, बरार का उत्तराधिकारी वाकाटक था, उत्तरी कनारा का कुंतल और दक्षिणी पूर्व का पल्लव। ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। अगला टॉपिक है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया। बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया। बैक्टीरियाई या यूनानी वंश की दो शाखाएं यूथेडेमस वंश और यूक्रेटाइडस वंश। यूथेडेमस वंश और यूक्रेटाइडस वंश। यूथेडेमस वंश की राजधानी सियालकोट या साकल थी, जबकि यूक्रेटाइडस वंश की राजधानी तक्षशिला थी। यूक्रेटाइडस वंश की राजधानी तक्षशिला थी और यूथेडेमस की राजधानी सियालकोट या साकल थी। भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक डेमेट्रियस था।
डेमेट्रियस था। आक्रमण करने वाला तो सिकंदर था, लेकिन पहला भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला यूनानी शासक डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया। यूथिडेमिया नामक नगर डेमेट्रियस ने। मिलिंद तथा मिनांडर की बौद्ध मत के प्रति बहुत श्रद्धा थी। मिलिंद तथा मिनांडर की बौद्ध मत के प्रति बहुत श्रद्धा थी। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का संकलन है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का संकलन है। यूक्रेटाइडिस को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा गया है। यूक्रेटाइडिस को भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किए। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी यूनानियों ने ही शुरू की थी। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलनेस्टिक कला से परिचित कराया, जिसने बाद में गंधार शैली का रूप लिया। हेलनेस्टिक, गंधार शैली, हेलनेस्टिक। भारत में पहला पार्थियन या पहलव शासक माउस था 90 ईस्वी पूर्व से 70 ईस्वी पूर्व तक। पार्थियन या पहलव शासक माउस था। पहलवों का मूल स्थान ईरान था। पहलवों का पहला शासक पार्थियन या पहलव का शासक माउस था और पहलवों का मूल स्थान ईरान में था। गोंडोफर्निस पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गोंडोफर्निस। इसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। गोंडोफर्निस के समय ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। गोंडोफर्निस के समय ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। पहलवों के सिक्कों का भंडार तक्षशिला में सिरकप के पास खुदाई में मिला है। पहलवों के सिक्कों का भंडार तक्षशिला में सिरकप के पास खुदाई में मिला है। कुषाणों ने पहलवों का साम्राज्य विजित कर लिया। भारत में शकों की 2 शाखाएं थी जो पश्चिमी भारत में केंद्रित थी, क्षहरात व कार्दमक। क्षहरात या कार्दमक। क्षहरात शक महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रित थे। क्षहरात जो शक थे वो महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रित थे, जबकि कार्दमक सौराष्ट्र क्षेत्र के उज्जैन में केंद्रित थे। क्षहरात जो थे नासिक में केंद्रित थे। दूसरी जो शक शाखा थी कार्दमक, वो उज्जैन में केंद्रित थे। क्षहरात वंश का पहला शासक माउस या मोग था, जबकि माउस या मोग था तो माउस तो पहलो वंश का भी शासक था पहला, लेकिन क्षहरात वंश का भी पहला शासक माउस या मोग था। नहपान ने क्षत्रप और महाक्षत्रप दोनों ही उपाधियां धारण की। किसने? नहपान ने महाराष्ट्र का एक बड़ा भाग सातवाहनों से छीना था। नहपान ने प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भड़ौच पर क्षहरातों का कब्जा था। कार्दमक शाखा का संस्थापक यशोमितिक था। कार्दमक शाखा का संस्थापक यशोमितिक। कार्दमक शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी। रुद्रदामन कब से कब तक? कार्दमक शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी था। रुद्रदामन के संबंध में जानकारी उसके गिरनार यानी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा पहला बड़ा शिलालेख है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था। कार्दमक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय था। तो ये तो विदेशी आक्रमण और शुंग, कंड एवं सब सातवाहन राजवंश हुए। अगले चैप्टर में आप किरण बुक से कुषाण वंश, संगम युग में ही पाएंगे। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे शेष। दूसरा क्वेश्चन है मौर्योत्तर और गुप्त पूर्व काल का। पुष्यमित्र शुंग
मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति था, ये हमने बताया था आपको। कंडु या कांड वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने बताया है। कंडु या कांड वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कौन था? वसुदेव था। वसुदेव था या वसुमित्र। सातवाहन या आंध्र सातवंश की संस्थापक कौन था? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके यहाँ? नंदों के यहाँ, मौर्यों के यहाँ, चोलों के यहाँ, चेरों के यहाँ। तो इन्होंने मौर्यों के यहाँ स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था सातवाहनों ने। 6वां क्वेश्चन, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वह नेता जो था, महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया, वो था कनिष्क। कुषाण वंश का नेता कनिष्क था जो बौद्ध बन गया। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली जो है वो भारत ग्रीक शैली का उदाहरण है। कुषाण वंश के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीले के थे। कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीले के थे। कुजुल कडफिसेस जो संस्थापक था कुषाण वंश का, इसने काबुल और कश्मीर में हरमोयस को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था। हरमोयस को हराकर। कुजुल कडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। कुजुल कडफिसेस के बाद विम कडफिसेस 65 ईस्वी पूर्व में राजा बना। विम कडफिसेस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए। यद्यपि उसके ताम्र तथा रजत यानी चांदी के सिक्के भी मिले, फिर भी स्वर्ण सिक्कों की संख्या अधिक है। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासनकाल में बढ़ी। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों को प्रचलित किया था। विम कडफिसेस यानी जो कुजुल कडफिसेस के बाद का शासक था कुषाण वंश का, उसने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की। महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की। विम कडफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति खुदी थी। शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति खुदी थी। विम कडफिसेस शैव धर्म को मानता था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व में राजा बना। 78 ईस्वी में, पूर्व में नहीं, 78 ईस्वी में राजा बना, पूर्व अब हट गया। तथा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने ही की। यही आजकल भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत जो है यही राष्ट्रीय पंचांग है, जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर वहां से विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा मुर्गा साथ लाया। अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और अनोखा मुर्गा साथ लाया। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन के यारकंद, खेतान तथा कासगर की विजय थी। चीन के यारकंद, खेतान तथा कासगर की विजय थी। कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसे चीनियों से ली थी। कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि धारण की, जिसे चीनियों से ली थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म
हीनयान तथा महायान नामक शाखाओं में बट गया। चौथी बौद्ध संगीत में विभाषा शास्त्र पुस्तक लिखी गई। विभाषा शास्त्र पुस्तक लिखी गई। कनिष्क के सिक्के यूनानी एवं ईरानी भाषा में थे। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति सैनिक वेशभूषा में है। बुद्ध के अवशेषों पर कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप एवं मठ का निर्माण कराया। पेशावर में मठ है, एक स्तूप। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष ने बुद्धचरित एवं सूत्रालंकार की रचना की। बुद्धचरित तथा सूत्रालंकार। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। इस समय कला की दो शैलियां थीं, मथुरा शैली और गंधार शैली। गंधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां। मथुरा शैली में अनेक स्तूपों, विहारों तथा मूर्तियों का निर्माण किया गया। गंधार शैली को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। मतलब यूनानी बौद्ध जब मिली तब गंधार शैली बनी, या इंडो ग्रीक रोमन कला को गंधार शैली कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक तथा शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा। विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की थी, चौथी संगीत में बौद्ध की। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। चरक ने चरक संहिता लिखी थी। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है, जिसको वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीत में लिखी थी कनिष्क के समय में। कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया। अश्वघोष ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव शैव मता अनुयायी था। वासुदेव शैव मता अनुयायी था। उसकी मुद्राओं पर शिव तथा नंदी की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना कनिष्क ने की थी। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा जाता है। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था। सेना में घुड़सवारी की दक्षता, सैनिक वेशभूषा एवं व्यूह रचना के क्षेत्र में कुषाणों ने भारत को नई जानकारियां दी। सैनिक वेशभूषा, घुड़सवारी की दक्षता और चक्रव्यूह की रचना कुषाणों ने भारत को नई जानकारियां दी। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्को अंकित है। अश्वघोष की रचनाओं की पांडुलिपियां मध्य एशिया के तुर्फान से मिली हैं। मध्य एशिया के तुर्फान से मिली हैं पांडुलिपियां अश्वघोष की। चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग से संपन्न होता था। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ। गांधार कला के अंतर्गत हुआ। पतंजल ने मथुरा से सटका नामक वस्त्र पाए जाने का उल्लेख किया। पतंजल ने मथुरा से सटका नामक वस्त्र, सटका। भारत में इथोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था। इथोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था। तक्षशिला विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। ये तो कुषाण वंश हुआ और बताया। तो अब आगे देखिएगा, 8वां क्वेश्चन कहता है कनिष्क की राजधानी थी। अभी हमने बताया पुरुषपुर या पेशावर किसकी राजधानी थी? कनिष्क की। 9वां क्वेश्चन है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे चरक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो इसमें सही ऑप्शन है गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला है।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सबसे पहले कुषाण यूनानियों ने चलाई, लेकिन सर्वाधिक जो है कुषाणियों ने चलाई, कुषाण वंश के शासकों ने चलाई। इंडो बैक्टीरियन ने चलाई, नहीं यूनानियों ने। 13वां क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। 14वां क्वेश्चन है, किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए सोने के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? तो सातवाहन के समय में मुद्रा शीशे की सबसे ज्यादा बनी। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने स्टार्ट की। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? पर्दा नहीं होता है भारतीय रंगमंच में, जिसे कहा जाता है यवनिका। तो यवनिका यानी पर्दा का प्रारंभ जो है यूनानियों ने किया। 19वां क्वेश्चन कहता है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया। किसने? कनिष्क ने। 20वां क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। 22वां क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ? तो सभी जानते हैं कनिष्क, और यही भारत का पंचांग है आज। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। 23वें का ए है, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला में हुआ था। किसमें? वास्तुकला में हुआ था। सातवाहनों ने, 26वां क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने अपना आरंभिक शासन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। 27वां क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी वो पैठन या प्रतिष्ठान में थी। अभी अभी हमने बताया था, पैठन या प्रतिष्ठान में थी। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जो है अभिलेख वो है हाथी गुम्फा। 29वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गाथा सप्तसती की रचना हॉल ने की। किसने? हॉल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार किए, सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। तो सही इनका कालक्रम है शुंग, फिर सातवाहन, यानी इसमें ऑप्शन जो है डी सही है। पहला होगा शुंग, फिर होगा सातवाहन, फिर होगा गुप्त, फिर होगा चोल। ये सही क्रम है। सातवाहन, शुंग, सातवाहन। पहले आए शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल। 32वां है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बैक्टीरियन ग्रीक ने किया। किसने? बैक्टीरियन ग्रीक लोगों ने किया सबसे पहले आक्रमण। तो आगे है, मिलाने के लिए शासक हैं और उपाधि। तो अशोक ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो अशोक ने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। अशोक ने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने जो है उपाधि धारण की थी देवपुत्र की। कनिष्क ने देवपुत्र की। और खारवेल ने जो उपाधि धारण की थी वो कलिंग चक्रवर्ती की। खारवेल ने कलिंग चक्रवर्ती की।
और कुमारगुप्त ने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य नहीं महेंद्रादित्य कुमारगुप्त को कहा जाता है, महेंद्रादित्य। अगला है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। फिर आ गया है सुमेलित करना, मतलब ये संवत आए हैं किस समय में इनकी गणना हुई, तो विक्रम संवत की गणना 302 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। शक संवत की गणना 320 ईस्वी मानी जाती है। गुप्त संवत की गणना 78 ईस्वी मानी जाती है और कल संवत में 58 ईस्वी में। तो ये इनका मिलान करना है। तो अब सही जो होगा इसमें, सही जो होगा 35वें में जो विक्रम संवत है वो 58 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू माना जाता है। गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी में शुरू माना जाता है और कल संवत जो है वो 3102 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो ये है संवत। विक्रम संवत 58 ईस्वी, शक संवत 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कल संवत 3102 ईस्वी पूर्व। 36वां क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो सातवाहन का था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। किसमें? खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद में भारत पर राज्य किया कंड वंश ने। किसने? कंड वंश ने। शुंग, कंड और फिर सातवाहन आए। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो जो पेन चाओ चीनी जर्नल था, पेन चाओ, इसने कनिष्क को हराया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने वाला कौन लोग थे? तो जो लोग कुषाण जो थे, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए। तो ये 40 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और किरण बुक से हमने ये बता भी दिए हैं।